सब मोशन की बात करेंगे। पहले सबसे पहले अगर बात करते हैं यहाँ पर रिजिड बॉडी किसकी, रिजिड बॉडी के बारे में। इसको अपन रिजिड बॉडी मोशन ही बोलते हैं, रिजिड बॉडी डायनामिक्स क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी डायनामिक्स। रोटेशंस को क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी डायनामिक्स। रिजिड बॉडी की बात करें तो रिजिड बॉडी का मतलब है कि ऐसा बॉडी देखो जिसमें कोई भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, चाहे इस पे कितना भी फोर्स लगा चेंज ऐसा है, लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स लगा दो, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। हमेशा क्या रहेगा, फ्लेक्सिबल बॉडी में क्या होगा, चेंज हो सकता है, फोर्स लगाने में दबाव दे टूट सकता है। सो तो इस चीज को पहले रिजिड बॉडी का डेफिनेशन लिखो। The body in which the distance between any 2 points always remains constant despite the application of any force, despite the application of any amount of force, despite the application of any amount of force. आसन नारी को दिक्कत किसी को? नो सर। अब देखें, अगर मैं रिजिड बॉडी में एक पे बैठ के दूसरे का मोशन देखो, जब बोट पे एक पे बैठ के दूसरे का मोशन देखो, तो मान लो ये रिजिड बॉडी इधर की तरफ चल रहा है, तो इस वाले पॉइंट का इसके रिस्पेक्ट में कैसा मोशन होगा, तो ये भी पीछे चल रहा और ये भी पीछे चल जाएगा। अगर मैं किसी भी रिजिड बॉडी को ऐसे घुमाऊं ऐसे, और मैं एक पे बैठ के दूसरे का मोशन देखूं, तो इसका मतलब सर्कुलर ही होगा, और ये कैसे होगा, सर्कुलर मोशन कर रहा हूं, है कि नहीं। तो किसी भी एक पॉइंट का मोशन दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में किसी भी रिजिड बॉडी पे क्या होता है, या तो वो रेस्ट पे होता है या सर्कुलर। दो ही टाइप के मोशन पॉसिबल। कौन सा मोशन पॉसिबल, या तो रेस्ट पे है या सर्कुलर मोशन। तो लिख लो इस चीज को कि द मोशन ऑफ अ पॉइंट with respect to another point, the motion of a point with respect to another point on a rigid body is either at rest or circular, either at rest or circular। या तो रेस्ट पे रहेगा या क्या रहेगा, सर्कुलर होगा, is either at rest or circular। क्या मेरी बात समझ आई? या तो क्या रहेगा, रेस्ट पे रहेगा, क्या होगा, सर्कुलर मोशन होगा। तो मैं इसी कॉन्सेप्ट पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं रिजिड बॉडी के लिए, कोई दो पॉइंट ले लिया, ये डिस्टेंस हमें आर बोलते हैं, ये बॉडी कुछ इधर की तरफ जा रहा है v1 से थीटा, और इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है थीटा, मान लो v1 थीटा 1, देखिए क्या मान ली मूवमेंट पे। क्या निकालना है सीरीज में? मान लो v1 नोन है अपने को, v2 अननोन है, तो आपको v2 फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ v1 थीटा 1 एंड थीटा 2। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ v2 इन टर्म्स ऑफ व्हाट, थीटा 1 एंड थीटा 2।
कुछ समझ में आया है आपके मित्र? यस सर। ठीक है, ट्राई कीजिए। रिजिड बॉडी का मोशन कैसा होता है? एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में या तो रेस्ट होता है या सर्कुलर। बस यही कॉन्सेप्ट लगाना है। और डिस्टेंस हमेशा क्या होता है दो पॉइंट के बीच में? कांस्टेंट। सर ये पर्टिकुलर बॉडी किसी तरफ मूव नहीं कर रही क्या? इस पर्टिकुलर मोमेंट पे दिया हुआ है दो कंपोनेंट, दो पॉइंट्स की वेलोसिटी। आपको बताना है v1 v2 की क्या रिलेशन होगी। सर v1 cos थीटा बराबर cos थीटा इज इक्वल ठीक। और कोई बताओ? एनीवन एल्स? सर v1 cos थीटा 1 divided by cos थीटा 2 is equal to cos थीटा 1 divided by cos ठीक है। माइनस से कितना ऐसा ऐसा सर ऐसा कुछ आ रहा है r-v1 cos थीटा 1 अपॉन cos थीटा 2। इधर देखिए, ये बोर्ड पे देखो। अगर ये दोनों पॉइंट रिजिड बॉडी पे लाई करते हैं, उनके बीच में सेपरेशन कभी भी चेंज नहीं होगा। ऐसा कब होगा? जब दोनों का कंपोनेंट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग आपस में इक्वल हो। और ये सब तभी तो रेस्ट करेगा। यानी मैं बोल सकता हूं v1 cos थीटा 1 v2 cos थीटा 2 होना चाहिए। हां आपस में क्या इक्वल होना चाहिए? इक्वल होंगे तभी तो ये इधर है ये इधर है, तो ये तो कट जाएगा, ऐसा रेस्ट कर जाएगा। यहां से आपको v2 चाहिए, v2 कितना हो जाएगा बताइए? v1 cos थीटा 1 अपॉन क्या जाएगा? cos थीटा 2। समझ में आया क्या? रिजिड बॉडी को होने के लिए क्या होना चाहिए? डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। लोग आगे आ रहे हैं, मानिए था पार्ट अन्याय क्या? दोनों के बीच में सेपरेशन कभी चेंज नहीं हो रहा, तो कब चेंज नहीं होगा? जब लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग क्या जाए। नेक्स्ट आप लिखो टाइप्स ऑफ मोशन। लिखो अगेन अगला मोशन ऑफ द रिजिड बॉडी। मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। देखिए बात ठीक है। तो पहला मोशन जो होता है प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। क्या होता है? प्योर ट्रांसलेशन। हाँ सर्कुलर वाला तो कंसीडर नहीं किया। along the line कट गया, लेकिन वर्टिकल तो आएगा ना। उसके रेस्पेक्ट में वर्टिकल वेलोसिटी होगी, सर्कुलर में कर रहा हूं। ठीक है, लिखा पहला प्योर ट्रांसलेशनल। मतलब ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब है देखो, जैसे कोई बॉडी है, इसका मोशन यहां हो रहा है, हर एक का शिफ्टिंग पैरेलली होगा। जैसे इसका शिफ्टिंग ऐसे हुआ, इसका शिफ्टिंग ऐसा हुआ, इसका शिफ्टिंग ऐसा हुआ।
क्या बोलेंगे प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। जैसे मान लो ये प्लेट होता है तो हमने ऐसे घुमा दिया या ऐसे घुमा दिया, सब कुछ पैरेलली शिफ्ट होना चाहिए सब। ये कौन सा मोशन बोलेंगे? प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। ये सब अगर हर एक पॉइंट का शिफ्टिंग कैसे हो रहा हो? पैरेलल। इसके बाद आता है प्योर रोटेशनल मोशन। प्योर फैन का शिफ्टिंग का मोशन। रोटेशनल मोशन में क्या होगा? ये कांस्टेंट ओमेगा से घुमा हुआ हर एक पॉइंट को ओमेगा क्या होगा? सेम। वेलोसिटी क्या होगी? अलग अलग। नेक्स्ट मोशन जो होता है वो होता है कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। कंबाइंड ट्रांसलेशनल और जैसे किसी पहिए का मोशन क्या तो पहिए का भी है तो क्या बोलेंगे? कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। ठीक है, इसको प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन, तीसरा क्या है? कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन। ये तीन टाइप के मोशन रिजिड बॉडी में पढ़ने वाले हैं। हां, थर्ड वाला दो पॉइंट्स के बीच में पैरेलल नहीं क्या कर ट्रांसलेशन को बोलते हैं ना कि पॉइंट पे सारे जो पॉइंट्स पैरेलल है पैरेलल प्योर ट्रांसलेशनल तो है प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। तो प्योर ट्रांसलेशनल पैरेलल इसमें तो कंबाइंड है ना, सर मतलब ट्रांसलेशनल भी रोटेशनल भी है। मतलब कुछ पैरेलल हो गया कुछ नहीं हो गया। हां, उसमें ट्रांसलेशनल आगे की तरफ से पूरा साथ में घूम भी रहा है। सेंटर ऑफ मास आगे की तरफ से पूरा साथ में क्या हो रहा है? वो घूम भी रहा है। प्योर ट्रांसलेशनल में कैसे शिफ्ट होंगे? पैरेलल। और प्योर रोटेशनल में सबकी ओमेगा क्या होगी? सेम। वेलोसिटी क्या होगी एक पॉइंट की? डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन फ्रॉम द सेंटर। क्लियर ये चीज लिख लो, फिर आगे और चर्चा करते हैं। ओमेगा इधर फैन के पार्ट का मोशन देखो वहां पे दिख रहा है क्या कैसा मोशन है? वो कंप्लीटली प्योर ट्रांसलेशनल। वो तो घुमाओ आगे भी चला दो तो क्या हो जाएगा? ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। और इस पे रहेगा तो क्या रहेगा? वो वैसे रोटेशन भी तो हो सकता है अगर इस एक्सिस से लॉन्ग देखे फिर रोटेशन क्या अगर इस एक्सिस से लॉन्ग देखे रोटेशन हो गया प्योर रोटेशनल लिख रहा है। प्योर रोटेशन मेरा ट्रांसलेशन का अगर उसको मैं शिफ्ट कर दूं, मतलब वो शिफ्ट ही करूं और साथ में घुमाता हुआ लेके जाऊं तो कैसा मोशन हो जाएगा? ट्रांसलेशनल प्लस ट्रांसलेशन क्लियर है चीज। अब देखो, अब जैसे आप किसी बॉडी को चलाने के लिए फोर्स की जरूरत होती है, वैसे ही किसी बॉडी को घुमाने के लिए किसी उसके टॉर्क। चलाने में जो रूल मास का होता है वैसे ही घुमाने में रूल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। किसका होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आया कैसे? कैसे ये मैथमेटिकल टर्म एपियर हुआ देखते हैं। इसको टर्म देखिए ध्यान सुनिएगा आगे। पहले बात करते हैं जैसे फोर्स बराबर क्या लिखते हो बेटा? मास इनटू क्या लिखते हो? एक्सेलरेशन। मास को बढ़ाते जाओगे क्या उसको सेम एक्सेलरेशन लाने के लिए ज्यादा दम लगाना पड़ेगा। ये सुनो इतना भारी चीज होगा उतना ज्यादा कष्ट होगा। ये सुनो सेम काम घुमाने के लिए रोटेशनल का होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है। अभी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आता कैसे है? तो फिर आप लिखो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्या लिखोगे? मैथमेटिकल का कैसे आप लिखोगे? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये जो पता है क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कैसे होगा देखो। ठीक है, मान लो कोई रिजिड बॉडी लिया, ये यहाँ पे बीच पे क्या है और इसको हमने ऐसे घुमा दिया ओमेगा। हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मास को लेते हैं। मान लो यहाँ पे मास ये m1 है, यहाँ मास ये m2 है, यहाँ मास ये m3 है। इसी पॉइंट से इसका लोकेशन r1 है, इसका लोकेशन r2 है, इसका लोकेशन r3। सर ये क्या बनाया सर? ये क्या सर
सर ये आपने जहाँ से डिस्टेंस मेजर करा है वो पॉइंट कौन सा लिया आपने? पॉइंट है, इंच पॉइंट मतलब फिक्स पॉइंट। ओके अब अगर हम इसका टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी, क्या क्या होगा बताइए? क्या हम सबको जोड़ना पड़ेगा ऐसे बहुत सारे मासेस होंगे, तो हमें लिखना चाहूंगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी इस मोमेंट पे, ओमेगा इनटू आर। इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? ओमेगा इनटू, इसकी कितनी होगी? ओमेगा इनटू आर। क्योंकि हर एक का ओमेगा क्या है, सेम है, वेलोसिटी क्या है, अलग अलग। अभी बताया था प्योर रोटेशनल केस। तो मैं लिखना शुरू करूं तो क्या लूंगा, हाफ m1 v1 क्या लिखूंगा, ओमेगा आर, क्या बनेगा, ओमेगा स्क्वायर इनटू आर स्क्वायर। मैं लिखूंगा मतलब हाफ r क्या बनेगा, m2 v2 क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इनटू r स्क्वायर, हाफ m3 अब यहां पे क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इनटू r3 स्क्वायर। क्या है सो नहीं होगा, यहां से आप फिर कॉमन निकालो, हाफ ओमेगा स्क्वायर, अंदर में क्या बचेगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस 3 r3 स्क्वायर एंड सो ऑन। ये जो टर्म दिख रहा है हाफ ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये जो पूरा टर्म दिख रहा है एपियर हुआ है मैथमेटिकल टर्म, इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको हम बोलेंगे आई। तो यानी रोटेशनल काइनेटिक क्या हो जाएगी, हाफ साथ में क्या हो जाएगा आई इनटू क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ये जो आई आया है क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसकी वैल्यू क्या होगी, बॉडी के लिए क्या है बेटा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो आई का जो जनरल फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ dm into r